Hello, students. So, we have already done that nutrition, and I hope कि nutrition आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. Now, we are going to start respiration. Okay? तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन, दूसरी लाइफ प्रोसेस. फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन के साथ. सबसे पहले रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें क्लियर करूंगी. जैसे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग बहुत जनरल वर्ड में हम लोग यूज करते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये दोनों चीजें सेम है बेटा, लेकिन जब तुम क्लास 10th में आते हो दे बोथ आर डिफरेंट. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग मतलब क्या है? ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है. मतलब क्या? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना. दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नोज. टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज सिंपली ब्रीदिंग. ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ब्रीदिंग के बाद जो ऑक्सीजन हमने लिया, जो लंग्स में गया, वो ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड के में मिक्स होकर वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाएगा, जहां पर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. तुमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स विलाई के थ्रू होके ब्लड में मिक्स होके डिफरेंट सेल्स में जाके जमा हो जाते हैं. तो ये रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, वो इनहेल्ड ऑक्सीजन ब्लड के हेल्प से कहाँ जाएंगे? बॉडी के सेल्स में जाएंगे और जाके वहां पर वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी के अंदर. और भी वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है? बेसिकली सेल्स के अंदर. क्योंकि फूड कहाँ, न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल में प्रेजेंट है. तो ऑक्सीजन वहां जाके एनर्जी रिलीज कर रहा है. तो इसलिए ये रेस्पिरेशन को बहुत बार तुम लिखा देखोगे सेल्यूलर respiration. So I think now it is very clear, two three things. What is the difference between breathing and respiration, and why the respiration is called cellular respiration? Okay, तो बच्चों, अब आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. जबकि हम कहते क्या है? ऑक्सीजन जाके फूड को से रिएक्ट करता है और तब वहां क्या बनती है? एनर्जी बनती है. बट बच्चों, तो फिर यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों लिखा है? यस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस, कंडीशंस बन जाते हैं जहां पर हमारा जो बॉडी सेल्स के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने लगता है. तो इस बेसिस पर, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन होगा एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाएंगे. हम बहुत सारे सिचुएशंस है, हम आगे उसको डील करने जा रहे हैं. ओके, अब यहां जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ग्लूकोज है हमारे पास. ग्लूकोज से याद आया होगा बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन के समय जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुए थे वो क्या था? ग्लूकोज. कहाँ जमा है? सेल्स में. तो वो जब ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अलोंग विथ CO2 एंड वाटर. CO2 एंड वाटर इज अ वेस्ट मटेरियल. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, हमारे सेल का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है?
माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो अभी तुम समझ रहे हो उसमें जो लेयर्स होते हैं, जो अगर तुम्हें याद हो क्रिस्टे जो हमने पढ़ा था, डिफरेंट सीट देता है, वो बड़ा सरफेस एरिया देता है इसी रिएक्शन के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन हो एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, हम इस एटीपी को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कितना 36 एटीपी। कितना एटीपी बनेगा? 36 एटीपी फॉर्म करेगा। ठीक है, कब? जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन। लेकिन जब हम यही कंपेयर करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों, तो वहां ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा, आधा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। वो जस्ट एक कंडीशनली वो ब्रेक डाउन हो रहा है थोड़ा सा, तो वहां पर 2 एटीपी फॉर्म होता है। तो जस्ट तुम देख लो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ तो कितने एटीपी बने? 36। और जब तुम्हारा एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में हुआ तो 2। तो कहां एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहां हो रहा है वहां ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने डिस्कस किया, यस इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो जनरली साइटोप्लाज्म में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, इसका जो इनिशियल रिएक्शंस है वो सारे साइटोप्लाज्म में होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में। हमने अभी बात की एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज रिलीज क्योंकि 36 एटीपी रिलीज हो रहा है। पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, why the 36 molecule, why more energy is produced during aerobic respiration? Because total breakdown of glucose takes place, and how much ATP is produced? 36 ATP is produced. But when we will compare it with anaerobic respiration, partial breakdown of glucose takes place and it gives 2 ATP. मैंने बताया था बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर होता है ये तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ तुम देख रहे हो ईस्ट में एक एग्जाम्पल दिया है जिसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम आगे चलेंगे तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में भी होता है। ठीक है, तो ये इन सब सिचुएशंस को हम आगे और मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ बच्चों, एक बात और जो मैं बताना चाहूंगी इसको टॉपिक को खत्म करने के पहले, इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम्स में 100% 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स किसी भी टाइप में ये क्वेश्चन आता ही आता है। 1 वर्ड में पूछे, 1 सेंटेंस में पूछे, डिफरेंस पूछे, तो जब कभी भी तुम बच्चों डिफरेंस लिखो तो सबसे पहले तुम मार्क्स को कंसीडर कर लो। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस दोगे, 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस दोगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट टू द पॉइंट आंसर। बहुत ज्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द बोर्ड एग्जाम। सो राइट टू द पॉइंट आंसर। ओके, मैंने तुम्हें बता दिया कि ग्लूकोज क्यों ज्यादा एनर्जी देगा इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा आंसर, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एटीपी? 36 एटीपी। एंड इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है ग्लूकोज का, लाइक दिस, इस तरह का। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा?
रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, वो कॉमन होगा, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, ये जो स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं ये एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है, और सेल के कौन से पार्ट में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है, तो हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज कौन, कितना कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 6, C6H12O6। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। कितना, 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, कार्बन। इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, C3H3O3, C3H3O3। ठीक है, तो जब ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के। कितने, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला जो ग्लूकोज था तुम्हारा, कितना कार्बन था उसमें, 6 था। जब हमने पायरुवेट का बात किया तो वहां कितना प्रेजेंट है, 3, और कितने बने, 2 मॉलिक्यूल बने। तो 3 + 3 मिलके कितने हो गए, 6। तो तुम देख रहे हो ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर, एक पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एक पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो मिलके हो गए 6। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस स्टेप के दौरान एनर्जी प्रोडक्शन होगा, यस। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, देयर आल्सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहां तक ये बात हुआ। अब जो ये पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा, अब ये पायरुवेट जब टूटेगा, अब यहाँ पे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि उस सिचुएशन में वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, कहां हो रहा है। अब ये सिचुएशन यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज एरोबिक एनारोबिक के लिए कॉमन है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब बेटा देखो, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जो पायरुवेट है उसका लक डिपेंड करता है किस पे, कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स बने थे पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल्स। याद होगा तुम्हें, 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th में, तो क्रेब्स साइकिल आता है, क्रेब, KREB'(S), क्रेब्स साइकिल। वहां पे पढ़ते हैं किस तरीके से पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल है ना, किस तरीके से पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके, कैसे वो, मतलब कार्बन के साथ 2 3 3 कार्बन है पायरुवेट में, किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो हम जाके 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए मैं बहुत डीप यहाँ नहीं जा रही हूँ। हम लोग यहाँ जस्ट इतना जाने कि जब पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो इट विल प्रोड्यूस एटीपी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो 6 molecules of carbon dioxide is produced, और ये कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पहला जो प्रोसेस था, जो हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ था पायरुवेट के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में हुआ। पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। और इसके लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। और पायरुवेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। कितने एटीपी, 36 एटीपी। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है बच्चों, पायरुवेट का किस्मत क्या है, लक ऑफ पायरुवेट,
एग्जाम में पूछते हैं व्हाट विल बी द फेट ऑफ पायरोवेट, क्या किस्मत होगी उसकी। तो अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया बाय लक, तो वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, अब पायरोवेट की किस्मत, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट क्या है, अगर याद हो तो, ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत पढ़ा है हमने इसके बारे में, है ना। तो ये जो ईस्ट है, ये ब्रेड बनाने में यूज होता है। क्या करता है, वो ब्रेड को प्लफी बनाता है ना। तो ये क्यों है, दिस इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं कि ये फर्मेंटेशन में होता क्या है। तो ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो दो मॉलिक्यूल है पायरोवेट का, वो जब फर्मेंटेशन करेगा, जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो यहां पर एक अंतर हो जाएगा, क्या, इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। two molecules of pyruvate, two molecules of ethanol and two molecules of carbon dioxide and two ATP। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में। कितना एटीपी, दो एटीपी। कितना कार्बन डाइऑक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड। कितना इथेनॉल, दो इथेनॉल। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे हो गया, ईस्ट में हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसके को एक इसका एक रिकैप ले तो क्या कहेंगे कि इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। कितना मॉलिक्यूल इथेनॉल का, दो मॉलिक्यूल इथेनॉल का, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और किस में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। ईस्ट में होता है ये, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी। तो ये अगर तुमको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, पायरोवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, तो व्हाट विल बी इट्स फेट, उसका किस्मत क्या होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वो ईस्ट में अगर पायरोवेट का ब्रेकडाउन होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसी के चलते जो ब्रेड में तुम देखते हो छेद छेद हो जाता है, प्लफीनेस आ जाता है, इट इज ऑल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है इसको। ओके, अब बच्चों एक और किस्मत पायरोवेट का, सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बॉडी जब एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत कुछ हम बहुत कुछ भारी काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो होगा क्या, हमारे बॉडी को वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मतलब जितना मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उतना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट तक नहीं पहुंचा, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। अब ये पायरोवेट सोचेगा, ठीक है, एक तरफ तो वहां ये भी काम हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, लेकिन पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहा है, तो मैं अपना एक दूसरा रूप भी, अपना एक दूसरा तरीका भी अपना लेता हूं, क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो अब हमारे मसल सेल्स में जाकर एनारोबिकली रेस्पायर करने लगता है। बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, बट कुछ तो हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, मसल सेल्स में जाके पायरोवेट जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा और बनाएगा क्या, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगेन थ्री कार्बन कंपाउंड है, दो लैक्टिक एसिड बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। अगेन यहाँ पे कितना है, थ्री कार्बन कंपाउंड है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, ये तो हो गया, उस समय तो उसने थोड़ा अपना योगदान दे दिया। लेकिन बच्चों, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये बहुत एक्सरसाइज करने के बाद देखते होगे नीला जैसा पड़ जाता है, बहुत मसल क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है पैर में। तो ये क्या है बेटा,
ये लैक्टिक एसिड ना इतना पेनफुल हो जाता है हमारे लिए। तो हम करते क्या है, मम्मी कहती है थोड़ा गर्म पानी में पैर डाल लो बेटा, मसाज तेल से मालिश कर लेते हैं वहां पे। इससे क्या किया हमने, वहां पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया। जब हमने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया, उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो लैक्टिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तोड़ देगा। किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर। अब लैक्टिक एसिड डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तब क्या होगा, लैक्टिक एसिड के टूटने पर हमारा दर्द चला जाएगा। समझे बात। हाँ, एक चीज और बता दूं, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है बट यू शुड नो, ये लैक्टिक एसिड का डिसोसिएशन वही नहीं होता, वो ब्लड उसको दूसरे टिश्यू में लेके जाता है या लीवर में लेके जाता है और वहां पर उसका डिसोसिएशन होता है। तो अल्टीमेटली हमारा दर्द गायब क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के हेल्प से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो ये बात हुई मसल क्रैम्प्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी टेक हॉट वाटर बाथ और वी गिव मसाज टू दैट एरिया, टू improve the circulation of blood, so that the oxygen which will come, it will react along with the blood, oxygen will come and oxygen will react with lactic acid and dissociate into carbon dioxide, water and energy, and ultimately we get relief from the pain. सो अभी हम एकदम अच्छे से समझ गए कि पायरुवेट का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटा साइटोप्लाज्म में, उसके बाद का जितना था पायरुवेट की किस्मत, अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी में टूटेगा। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो या तो वो ईस्ट सेल में इथेनॉल बनाएगा, या तो वो हमारे मसल सेल्स में होगा, तो वहां क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फेट ऑफ पायरुवेट के फॉर्म में आए, या कोई एक सिचुएशन दे देंगे कि ईस्ट में क्या होगा, या दे देंगे मसल सेल्स में क्या होगा। ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेना है। मैं एक और नेक्स्ट पीपीटी में एक इसको सम अप करके मैं तुम्हें फिर से एक चीज बता दूंगी, इस बारे में दोबारा बता दूंगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एटीपी जो तुम्हारे येलो बॉक्स में दिया हुआ है। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट एनी मोर एक्सप्लेनेशन या कोई पार्ट नहीं समझ आता है, यू कैन राइट in that comment box. Thank you, students.